हेलो एवरीवन, दिस इज हिस्ट्री की केमिस्ट्री बाय अक्षय बिश्नोई। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी, विक्ट्रीज, रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लेक्चरर का सिलेबस है पंजाब के अंदर हिस्ट्री का, उसके अंदर एक टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, उसकी विक्ट्रीज, रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम आज उसको कवर कर रहे हैं। होप काफ़ी कवर होगा उसके अंदर क्वेश्चंस। अब इसमें अगर हम बात करें तो विक्ट्रीज की, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1296 से 1316। अब जो बेसिकली हम बात करें तो ये सल्तनत युग का एक पावरफुल सुल्तान था खिलजी वंश का। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी है। वो इनके चाचा थे, उसके कत्ल करके अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बने हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जब बादशाह बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि इनसे पहले जलालुद्दीन, उससे पहले क्यूमर्स या कैकुबाद, बलबन के बाद के जो सुल्तान थे वो 5-10 साल का पीरियड थोड़ा नरमी का दौर था। ऊपर से एक अपने चाचा का कत्ल करके बने, तो एक स्ट्रॉन्ग सुल्तान की छवि को इन्होंने दोबारा उसको जाहिर करना था, उसको स्थापित करना था। तो इसलिए, और इन्होंने किया भी। तो अलाउद्दीन खिलजी का दौर जो ये 20 साल का दौर है, इसके अंदर हमारे सिलेबस के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वो है विक्ट्रीज, जो इनके द्वारा सैन्य अभियान चलाए गए जिनमें जीत प्राप्त हुई। इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए जो दो तरीके के थे, इकोनॉमिक और मिलिट्री, जो आप कह सकते हैं आर्थिक और सैन्य, और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का एक लेक्चर मेरा कंप्लीट दिया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ हम उन डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। खैर, अब हम शुरू करते हैं। अगर हम विक्ट्रीज की बात करें, सैन्य अभियानों की बात करें, जीत की बात करें, तो इसमें सबसे पहले, अब इन्होंने राज स्थापित किया है तो सबसे पहले इसमें आ जाता है मंगोल्स के अटैक। ये डिफेंस, आपको याद रखना है कि डिफेंस किया, कि राज बनते ही सबसे पहले डिफेंस किया। अब डिफेंस कैसे करेगा कि कोई बाहरी ताकत, जो ताकतवर लोग थे बाहर के थे, या कह सकते हो कि अब दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में तो इनकी पावर अनचैलेंज थी, या एटलीस्ट ये सबसे पावरफुल तो थे दिल्ली सल्तनत के लोग, तो इनको चैलेंज बाहर से आ रहा है तो डिफेंस किया। मंगोल्स आए। मंगोल्स के अटैक इल्तुतमिश के टाइम से ही हो रहे थे। इल्तुतमिश ने तो एटलीस्ट वो टाल दिया था मंगमरनी के टाइम, लेकिन उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि बलबन के दौरान, जलालुद्दीन खिलजी के दौरान, ये सब मंगोल्स के अटैक हो रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी मंगोलों के 7 अटैक होते हैं। 1296 से लेके 1307 तक मंगोल्स के 7 अटैक होते हैं। उसमें हमारे याद रखने योग्य हैं तीसरा और चौथा। 1299 का अटैक, जो तीसरा अटैक था मंगोल्स का, जो कुतलुक खां, मंगोल लीडर था कुतलुक खां, उसके अंडर किया गया था। 1299 में आप याद रखिएगा कुतलुक खां, और 1303 में दूसरा जो चौथा अटैक था वो था तारगी। तारगी जो मंगोल शासक था वो तो दिल्ली के हद तक आ गया था और उसको अलाउद्दीन ने समझौता करके वापस भेजा था। तो काइंड ऑफ इट वाज ए डिफीट फॉर दिल्ली सल्तनत। लेकिन ज्यादातर अगर 7 हमले देखें, उनका रिकॉर्ड देखें, तो अलाउद्दीन मंगोल्स के सामने डिफेंस करने में कामयाब रहा था। एक प्रकार से उनको मंगोल आक्रमण को रोकने में कामयाब रहा था। तीसरे आक्रमण में इनके सेनापति थे जफर खान, उनकी मौत हो गई थी। जफर खान काफी पावरफुल सेनापति थे, उन्होंने वो तीसरा अटैक रोका था। तो तीसरा और चौथा, तीसरे के मंगोल लीडर थे कुतलुक खां और चौथे के थे तारगी। ये तारगी खान, जो ये 2 लीडर थे, इनके अंडर खान मैं बोल रहा हूं तो खान ये बाद में, अब सल्तनत युग में भी एज ए टाइटल चलेगा। खान मंगोल्स लगाते थे, वो किसी कबीले के हेड होते थे, तो वहां से वो टाइटल, चंगेज खान ने मंगोल एम्पायर खड़ा किया, उससे पहले वो एक कबीले के एक प्रकार से हेड होते थे, लीडर होते थे, तो उनके आगे खान लगता था, खान। तो वो यहाँ कैरी कर रहे हैं। बाद में ये सल्तनत और मेडिवल टाइम्स में हमारे मुस्लिम रूलर्स भी यूज करेंगे इसको, टाइटल को। खैर, इन 2 अटैक्स को आप कह सकते हैं कि टोटल 7, लेकिन ये 2 अटैक हमारे याद रखने योग्य। तो 7 अटैक किए। अब जो तारगी का अटैक था, जब दिल्ली के पास वो आ गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अब उसको रोकने के या वापस भेजने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली के 7 मध्यकालीन शहर माने जाते हैं जो बसाए गए थे, उनमें से एक सीरी किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। आप लिख सकते हैं सीरी। ये सिटी अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में बसाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये 1304 में
बसाई और इसको फोर्टिफाई किया। तो मध्यकालीन 7 शहरों में से एक सीरी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अब अगर हम बात करें तो मंगोल्स के बाद आप समझ सकते हैं कि ये मंगोल्स का पीरियड था, वो अटैक कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये मुहिम भी कर रहा है। एक बड़ी आर्मी को, एक काफी बड़ी आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, उस पे अब वो कैसे थी, कैसे उसको मेंटेन किया गया, उसमें से क्या जरूरतें उपजी और कैसे उनसे निजात पाई गई, यही हमारा इस लेक्चर का सार है। अब अगर हम देखें तो मंगोल्स को डिफेंस करने के साथ साथ अलाउद्दीन एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है कि डिफेंस एंड ऑफेंस, कि आक्रमण या एक्सपेंड कर रहा है अपना राज्य, क्योंकि एक पावरफुल सुल्तान यही चाहेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हों और वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा साम्राज्य है और उसका प्रभुत्व, उसका कह सकते हैं ग्लोरी जिसको कहते हैं, कि उसकी मान सम्मान काफी दूर तक फैले और काफी ज्यादा वो अमीर भी हो। तो उसके लिए राज्य को बढ़ाना जरूरी होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे। तो वो कहां से आएंगे? उसके लिए नए इलाके जीतने होंगे। तो राजपुताना, राजपूत को हम कैसे बोल सकते हैं अगर हम मेडिवल्स टाइम की बात करें, तो ये राजपुताना में अपने अभियान करता है। लेकिन सबसे पहले अभियान जो इसका होता है वो होता है गुजरात में 1299 में। 1299 में गुजरात में ये जो राजा होते हैं करणदेव, उनको डिफीट करते हैं 1299 में। गुजरात 1299 में डिफीट करता है। यहाँ जो इनका सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो था नुसरत खान। अब नुसरत खान जो था उसको इसी हमले के दौरान कैम्बे नाम की जगह थी, एक कैम्बे के अंदर उनको मिलता है, आप कह सकते हैं कि मलिक कफूर, एक ट्रांसजेंडर आदमी था, ट्रांसजेंडर था, तो वो ट्रांसजेंडर इनको मिलता है कैम्बे में मलिक कफूर मिलता है 1299 में गुजरात मुहिम के दौरान नुसरत खान को, और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसको 1000 दिनारी भी कहते थे मलिक कफूर को। लेकिन ये आगे चलकर ये मलिक कफूर साबित होगा एक बहुत ही अच्छा सेनापति, और यही सेनापति अलाउद्दीन के लिए दक्षिण जीतेगा। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसमें, अब हम वापस आते हैं राजपुताना पर। राजपुताना जो था आज का राजस्थान आप कह सकते हैं। राजस्थान में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने राजस्थान के कौन से इलाके जीते और वहां के शासक कौन थे और उसका क्रोनोलॉजी क्या थी, क्योंकि यही एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। तो राजस्थान में पहला जो ये जीतते हैं जगह, वो होती है 1301 में रणथंभौर को जीता जाता है। रणथंभौर को ये जीतते हैं और यहाँ के जो राजा होते हैं वो होते हैं राणा हमीर यहाँ के राजा होते हैं। राणा हमीर जो थे काफी पावरफुल राजा थे। रणथंभौर भी एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड था राजपूतों का। अलाउद्दीन ने वहां पे अटैक किया, लेकिन अब इसके लिए उन्होंने ये कहा, एक जस्टिफिकेशन ये है कि 2 मंगोल सेनापति थे जिनके साथ डिस्प्यूट था अलाउद्दीन खिलजी का, उनको पनाह दी गई थी राणा हमीर के द्वारा। और ये इनके रतिमल नाम के मंत्री और एक मंत्री और थे, उनके साथ इनके मिलने से इनका किला फतेह हो गया था, जो अलाउद्दीन की तरफ मिल गए थे। इस तरीके से 1301 में रणथंभौर को राणा हमीर से जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दूसरा हमला इन्होंने किया। दूसरा हमला ये करते हैं 1303 में चित्तौड़ पर। चित्तौड़गढ़ आप सभी जानते हैं, उदयपुर का आज का इलाका चित्तौड़गढ़ जो वहां है, मेवाड़ राजस्थान का, जहां से आने वाले काल में इस युग के बाद महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए, वो जो इलाका था चित्तौड़ का, उसको राणा रतन सिंह से जीता अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको खुद पर्सनली लीड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राणा रतन सिंह से इसको जीता गया। अब जो राणा रतन सिंह थे, अब इनकी रानी पद्मावती की जो कहानी हमें जोधराज की बाद की लिखी हुई मिलती है कहानी में, वो एक अलग विषय है।
कहने का मतलब यहां जौहर का फारसी में पहला हमें प्रूफ मिलता है। फारसी लैंग्वेज जो ये आए थे मुस्लिम शासक, इनके साथ आने वाले लोग फारसी में हिस्ट्री रिटर्न कर रहे हैं, तो फारसी में जो पहला स्रोत हमें जौहर का मिलता है वो चित्तौड़ के हमले के दौरान मिलता है, और ये राणा रतन सिंह से जीता गया था। चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवान, जिसको गेटवे माना जाता है जालोर का, वो शीतल देव से जीतता है सिवान। ये शीतल देव से जीता जाता है। और 1311 में जालोर को जीत लिया जाता है। वहां के शासक होते हैं कन्हड़ देव से। तो ये राजस्थान की राजपुताना की इनकी जीतों का क्रम था। आप समझ सकते हैं कि रणथंभौर को जीता चित्तौड़ को, 1301 में रणथंभौर को, 1303 में चित्तौड़ को, 1308 में सिवान को और 1311 में जालोर को, अगर आपको क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया जाए। यहाँ के शासकों के नाम बात करें तो रणथंभौर के राणा हमीर थे, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, और सिवान के शीतल देव और जालोर के कन्हड़ देव। तो इन सब से राजपुताना का जो इलाका है, बड़ा इलाका जीत लिया गया। गुजरात को 1299 में करण देव से जीत लिया गया था। तो इस तरीके से, और मांडू को, मालवा का जो मांडू इलाका है, उसको 1292 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, जब वो कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था, तब उसने मांडू मालवा को जीत लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मंगोल्स के खिलाफ डिफेंस कर लिया गया है। जो उत्तर पश्चिम यानी कि आज का पंजाब और पाकिस्तान का इलाका उस तरफ से आते थे, उन पे डिफेंस कर लिया गया है और इंडस तक अपनी सीमा को ले गए हैं। और दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि राजस्थान, मालवा और गुजरात यानी कि नॉर्थ इंडिया में सुप्रीमेसी इस्टाब्लिश हो गई है, सल्तनत की प्रभुसत्ता स्थापित हो चुकी है। तो अब इसी के दौरान मुहिम जो मलिक कफूर मिला था, आपको मैंने बताया था 1299 में कैम्बे से, उस मलिक कफूर के अंडर साउथ में भी भेजे जाते हैं। पहला दिल्ली का सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को जीता वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब ये आप अब उसके भी क्रोनोलॉजी और उसके अंदर कैसे जीता गया वो आपको मैं बताता हूं। अब अगर बात करें साउथ के अभियानों की, तो पहला जो हमला हुआ था वो 1300 साउथ जो दक्षिण भारत है उस पे पहला हमला हुआ था। 1303 में इन्होंने हमला किया था वारंगल पर, वारंगल, और यहां के शासक हैं प्रताप रुद्रदेव सेकंड, प्रताप रुद्रदेव सेकंड। अब इसके खिलाफ जो पहली मुहिम भेजी गई उसमें लीड कौन कर रहा है अलाउद्दीन की आर्मी को? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू, मलिक एक टाइटल था, मलिक, खान, आमिर, ये एक प्रकार के टाइटल थे। मलिक और खान हायरार्की में ऊपर आते थे, आमिर शुरुआत में आप कह सकते हैं सेकंड इनके नीचे थे, एक प्रकार से सेकंड इन कमांड या थोड़े आप कह सकते हैं उनसे निम्न दर्जे में। लेकिन बाद में इनका हायर स्टेटस हायर हो गया मुगल्स के आते आते। तो मलिक एक टाइटल है, तो छज्जू, मलिक छज्जू के अंडर वारंगल का बयान किया गया। प्रताप रुद्रदेव सेकंड जो थे उन्होंने हरा दिया मलिक छज्जू को। तो 1308 में जो वारंगल के खिलाफ दूसरा बयान किया गया जो मलिक कफूर ने किया था, तो उन्होंने प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया। और प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर डायमंड अपनी एक सोने की मूर्ति बनाकर एक सोने की मूर्ति बनाकर उसके अंदर कोहिनूर डायमंड उसके गले में माला में डालकर भेजा किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो ये कोहिनूर डायमंड जो हम जानते हैं वो यहां मिला मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी की वारंगल के दूसरे अभियान में 1308 में। अब अगला अभियान आता है जो साउथ में किया गया। अगला हमला किया जाता है 1308 में देवगिरी पे। 1308 में ही देवगिरी पे हमला किया जाता है। देवगिरी के शासक होते हैं, इसमें देवगिरी पे 1306-7 में भी एक हमला होता है। आप कह सकते हैं कि 1306-7 में भी एक हमला होता है। ये देवगिरी के शासक होते हैं रामचंद्र देव। इनको हरा के इनसे जागीर और टैक्स लिया जाता है।
और देवगिरी पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि देवगिरी को शिकस्त कर दी जाती है। अब 1313 में इनमें फिर से एक डिस्प्यूट होता है, जहां इनमें दो राजाओं में डिस्प्यूट होता है, जहां हरपाल देव को गद्दी पे बिठाया जाता है। फिर से देवगिरी को डिफीट कर हराकर हरपाल देव को गद्दी पे बिठा दिया जाता है। अगर हम बात करें किसके बाद, 1310 में होयशाला, दार समुद्र के जो होयशाला किंग थे, होयशाला किंग्स माने जाते थे, होयशाला ऑफ दार समुद्र, दार समुद्र, उनके किंग थे बीरबलाल, बीरबलाल थर्ड। अब बीरबलाल थर्ड थे, इनको 1310 में शिकस्त की जाती है। 1310 में इनको शिकस्त दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के द्वारा। और यही मदुराई, अब इनसे भी साउथ मदुराई का जो इलाका है, ये मदुराई आज का तमिलनाडु आप कह सकते हैं, जो वो इलाका है मद्रास का, और उसको बीरबलाल देव ने गाइड किया था मलिक कफूर को, और वहां हमला किया जाता है 1311 में। 1311 में आप कह सकते हैं मदुराई को जीता जाता है। और वहां का शासक कौन होता है, वीर पांड्या। यहां दो भाइयों का डिस्प्यूट होता है, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या का, जिसमें वीर पांड्या के खिलाफ सुंदर पांड्या मलिक कफूर की मदद लेता है और वीर पांड्या को गद्दी से हटाया जाता है। और यहां से आगे रामेश्वर तक ये सेना जाती है। रामेश्वरम जो हमारा साउथ में पॉइंट माना जाता है, वहां पर मंदिर को तोड़ा जाता है, मस्जिद बनाई जाती है और काफी ज्यादा दौलत मिलती है इनको यहां से, मलिक कफूर को। तो ये दक्षिण का पूरा अभियान जो वारंगल से चला था, देवगिरी, फिर आप कह सकते हैं होयशाला और मदुरै, इन सबको जीतता हुआ मलिक कफूर काफी दौलत लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। ये काफी सक्सेस रहा इनका। लेकिन यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जीता जरूर, लेकिन इनको डायरेक्ट सल्तनत में शामिल नहीं किया। दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में डायरेक्ट शामिल करने वाला, कि इंटीग्रेट करने वाला जो पहला सुल्तान था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे टैक्स लिया, नजराना लिया, दरबार में बुला लेता था। कभी मदुरई के शासक तो कभी दरबार में गए भी नहीं। तो कहने का मतलब ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बेसिकली टैक्स पे कर रहे थे फॉर ए टाइम बीइंग, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस में ये बने रहे, ये स्टेट अभी अपनी एग्जिस्टेंस में बने रहे। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने, ये एक स्मार्ट डिसीजन था खिलजी का, क्योंकि साउथ तक उस टाइम के रिसोर्सेज में विद मंगोल जो खतरा था, और इतने ज्यादा स्टेट्स को कंट्रोल करना, तो उसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती, उसके रिसोर्सेज बहुत खर्च होते, रेबेलियंस ज्यादा होती, जो क्रांतियां थी ज्यादा होती, और उसका सल्तनत बिखर सकती थी, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम और फिरोज तुगलक के टाइम हुआ भी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे टैक्स लिया, यानी कि रिसोर्स इकट्ठे किए, और एक अपना कह सकते हैं कि सज्जनिटी, अपनी प्रभु सत्ता मनवाई इनसे कि मैं सुपीरियर एक पावर है यहाँ पर दिल्ली में। तो उससे उसको राज एक प्रकार से स्थापित हुआ, और भारत में उसका कोई चैलेंज बचा नहीं अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अब ये सब काम अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है, तो अब इतना बड़ा राज्य है, तो इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ रेबेलियंस भी होंगे आंतरिक। आज जब इस युग में, मॉडर्न युग में आके हम इतना संतुष्ट नहीं है सरकारों के खिलाफ, गुस्से टाइम टाइम पे फूटते रहते हैं, तो वो तो मध्यकाल का दौर था, और तो उसमें भी रिवोल्ट्स हुई, राजनीतिक लोगों ने रिवोल्ट्स किए। अब उन रिवोल्ट्स का अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बात कर लेंगे, इंटरनल रेबेलियंस क्या हुए जो इस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हुए। ये दक्षिण का अभियान था जो वारंगल, देवगिरी, होयशाला और मदुरई, इनके राजा के नाम आप बात करें तो प्रताप रुद्र देव सेकंड, रामचंद्र देव, बीरबलाल थर्ड और वीर पांड्या। ये इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी, इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर हम बात करेंगे अब हम इनके इंटरनल रिवोल्ट्स की, इंटरनल रिवोल्ट्स में पहली रिवोल्ट जो आती है वो आती है नए बने मुसलमानों की। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल्स ने अटैक किया था दिल्ली पे, तो वो वहां जब हमलों के दौरान बड़े मुसलमान, क्योंकि वो नरम किस्म का सुल्तान था, आल्दो एक काफी एबल लीडर था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन एक नरमी रखता था वो, और इस्लाम को प्रचार में काफी बिलीव था। तो उसने बड़े मंगोल्स कन्वर्ट हुए थे, उनको एक कॉलोनी टाइप जगह एक उनका बसने का इंतजाम किया। तो जो नए बने मुसलमान थे, ये गुजरात की जो मुहिम थी 1299 में,
नुसरत खान के साथ जाते हैं और वहां से कोई डिस्प्यूट होता है जिसके कारण ये रिवोल्ट कर देते हैं नुसरत खान के खिलाफ। तो उसमें ये बताया जाता है कि नुसरत खान की हत्या कर देते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी एक ही दिन में बड़े नए मुसलमानों को कत्ल कराता है। तो ये पहली रिवोल्ट होती है न्यू मुस्लिम्स की। नियो मुस्लिम्स या आप न्यू मुस्लिम से ही याद रख लीजिए, कन्वर्ट जो थे, न्यू मुस्लिम कन्वर्ट थे, उनको मारा जाता है, उनसे आप कह सकते हैं उनकी रिवोल्ट को दबाया जाता है। फिर आ जाते हैं अकद खान की रिवोल्ट। अकद खान अलाउद्दीन खिलजी का ही आप कह सकते हैं कि भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे को अकद खान ने भी रिवोल्ट किया, जिसको भी दबा दिया गया। अकद खान के बाद जो आप अवध के थे मंगू खान, सूबेदार थे, अवध के सूबे बनाए जाते थे, उनके ऊपर एक इंचार्ज होता था जो सूबेदार कहलाता था। तो जो मंगू खान थे और बदायूं के सूबेदार थे, इन सब ने भी रिवोल्ट किया। और हाजी मोला नाम के शख्स एक जो थे, उन्होंने भी रिवोल्ट किया। तो आप रिवोल्ट का क्रम देख सकते हैं, नए बने मुसलमान, अकद खान, मंगू खान, हाजी मोला। तो इस तरीके से इन्होंने बदायूं के जो सूबेदार थे उन्होंने भी रिवोल्ट की और ये रिवोल्ट्स को दबाया गया। अब रिवोल्ट से ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही प्रैग्मेटिक, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच वाले पर्सन थे। अपनी सुल्तनत को सुदृढ़ करने में उनका विश्वास था, तो उन्होंने इसकी रूट को उस पर फोकस किया और कैसे इनको आगे होने से रोका जा सकता है, या कैसे एक जो सुल्तान ये समझता है कि जिसका राज्यत्व का सिद्धांत ये कहता है कि आई एम द स्टेट, जो फ्रांस के लुई की तरह ये कहता है कि मैं ही सल्तनत हूं, सारे डिसीजन मेरे होंगे और जो राज्य के हित में वो मैं अपनी सोच समझ से करूंगा। यानी कि वो उलेमा को ना तरजीह दे रहा है, ना वो नोबिलिटी की इतनी चलने दे रहा है, तो वो क्या कैसे मेंटेन करेगा। तो उसने क्या किया, आमिर जो लोग थे, आमिर जिनके रैंक होल्डर्स थे या जो दरबारी थे, उनको आपस में शादी करने पे रोक लगा दी कि अगर तुम एक दरबारी दूसरे दरबारी से अपने बच्चों की शादी कर रहा है तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं करोगे। शराब दिल्ली में बंद कर दी। और तो और उसने ये कहा कि अब अगर तुम फंक्शंस में बंद कर दिए, त्योहार कह सकते हो कि फेस्टिविटीज को, जैसे मेले टाइप चीज या फेस्टिवल्स होते हैं, वो बंद कर दिए गए। और उनका मिलना जुलना आपस में अमीरों का कि तुम बिना परमिशन के, बिना बताए आपस में मेल जोल नहीं बढ़ा सकते। तो ये इस तरीके से इन क्रांतियों पे रिवोल्ट्स को आगे होने से या बढ़ने से रोका गया। अब ये रिवोल्ट्स रोक रहे हैं, उसी के दौरान हिंदू जो बड़े जमींदार थे गांव में, खूत जमींदार, खूत एक प्रकार की आप कह सकते हो रैंक थी, जो एक गांवों के अंदर चौधरी के टाइप की चीज। और उसमें जो ये बड़े लोग थे, इनको घोड़ों पे बैठने की इजाजत इनसे खोस ली गई, आई मीन छीन ली गई, कोई बात नहीं। अब ये क्या है कि ये जो थी, इनसे इनको ये सारे करने का पर्पज उसका ये था कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने सर ना उठा सके, तो इनसे मान सम्मान छीन लो। एक प्रकार से टैक्स बढ़ा दिया कि पैसा इतना रहे सिर्फ कि गुजारा हो। तो वो हम इस आगे बात करेंगे रिफॉर्म्स में और कैसे। तो टैक्स 50% तक ले गया, और कि हिंदू जो बड़े जमींदार थे और थे जिनका एक रिलीजियस भी आइडेंटिटी का क्लैश रहता था, वो सिर उठा सकते थे, उनसे उनका मान सम्मान या कह सकते हैं उनसे उनकी दौलत भी कम कर दी गई, छीन ली गई। पुरानी जागीरें छीन ली गई। जो संत थे जिनको पहले की जागीरें मिली हुई थी, जो इक्तादार थे इल्तुतमिश के टाइम से जो चले आ रहे थे, बलबन के टाइम से जिनको दी गई थी इक्ताएं, जमीनें दी गई थी, जमीन का टुकड़ा था एक इक्ता, एक हिस्सा, तो उसको भी वापस छीन लिया गया और खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। खालिसा लैंड होती थी जो डायरेक्ट सुल्तान के अंडर आती थी, सुल्तान को टैक्स दिया जाता था। अब हमने बात की थी विक्ट्रीज की, जिनको हमने मंगोल्स, राजपुताना और दक्षिण में डिवाइड करके तीनों का क्रोनोलॉजिकल, तीनों का क्रम अनुसार हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी मंगोल्स के सामने डिफेंस कर रहा है, इंटरनल जो आंतरिक रेबेलियंस हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं, उनको दबा रहा है। राजपुताना जीत रहा है, गुजरात जीत रहा है, दक्षिण जीतने वाला पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, तो कितनी बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ी होगी। तो अब फरिश्ता के अनुसार तो 4.5 लाख घुड़सवार थे इनकी आर्मी में। तो इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कैसे करेगा? इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और इतनी इफिशिएंटली मेंटेन करने के लिए कि वो सक्सेस भी प्राप्त करे, कि उसको मिलिट्री सक्सेस भी मिले, तो ये पहला सुल्तान
कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा। अब ये पैसे और सैन्य सुधारों के बिना नहीं होगा, तो आर्थिक सुधार भी करेगा और सैन्य सुधार भी करेगा। तो ये आते हैं हमारे रिफॉर्म्स, जिसको आप दो भागों में समझ सकते हैं, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। इकोनॉमिक और मिलिट्री। तो मिलिट्री में ये क्या कर रहा है, मिलिट्री में ये पहला सुल्तान जो एक स्टैंडिंग आर्मी रखता है, एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट स्टैंडिंग आर्मी रखता है। इससे पहले पर्सनल गार्ड ऐसे होते थे, बाकी इक्तादारों से आर्मी आती थी, नोबिलिटी आर्मी प्रोवाइड कराती थी इन टाइम्स ऑफ ए मिलिट्री एक्सपीडिशन और एक डिफेंस के दौरान। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैंडिंग आर्मी, एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखनी, तो वो पहला सुल्तान कौन है दिल्ली का, अलाउद्दीन खिलजी। तो एक आप कह सकते हैं कि स्टैंडिंग आर्मी रखी, जो सुल्तान की कमांड के अंडर डायरेक्ट हर टाइम, उनका प्रोफेशन है एक आर्मी ही, तो उन पे नोबिलिटी का उस तरीके से कंट्रोल नहीं जैसे एक इक्तादारों का होता था। तो स्टैंडिंग आर्मी, एक आपकी स्थायी सेना रखी इस व्यक्ति ने। उसके बाद आता है, अब वो स्थायी सेना रखी तो उसको मेंटेन कैसे कर रहा है कि पहला सुल्तान जिसने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की, कि कितने घोड़े दिए जा रहे हैं, उनकी निशानी की जा रही है, उन पे दाग लगाया जा रहा है, गर्म करके एक प्रकार का दाग लगाया जाता था कि ये एक सरकारी घोड़ा है या एक आर्मी का घोड़ा आपको दिया जाता है इस तरीके से। और एक सैनिक का उसकी वेशभूषा, उसके कोई आप कह सकते हैं ये जैसे आजकल हम बर्थ मार्क नोट करवाते हैं, इस तरीके से नोटिस कराकर उसकी हुलिया नोट किया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि दाग लगाने, घोड़ों को दाग लगाने व हुलिया, जो सैनिकों का हुलिया था उसको नोट करने की जो प्रथा थी वो शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सुधार किया आर्मी के अंदर। अब तीसरा पॉइंट, ये मंगोलों के साथ काफी जंग होती थी, तो मंगोलों के जंगों के हिसाब से इसने उनकी आर्मी से जो देखा कि दशमलव सिस्टम पे आर्मी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप है, उस पे एक छोटा अफसर, फिर 100 लोगों के ऊपर एक उससे बड़ा अफसर, या कि इसके 10 ग्रुप। तो यानी कि 10 के आप समझ सकते हैं, एक 10 का आप दशमलव सिस्टम चल रहा है जिसके ऊपर आर्मी को स्थापित करने की, एक ग्रुप, एक पैटर्न बनाने की, एक चेन ऑफ कमांड बनाने की कोशिश की गई अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। चौथा आता है कि अब ये आर्मी लड़ रही है, भाई ठीक है, इक्तादार से जमीन छीन ली, इक्तादारों का कंट्रोल नहीं रखना चाहते, नोबिलिटी का कंट्रोल, अमीर मलिक वर्ग का कंट्रोल नहीं रखना चाहते आर्मी पे, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? तो ये बड़ी चीज जो होती है, फर्स्ट सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान जो आर्मी को मध्यकाल में कैश सैलरी देता है, कि नगद, आप कह सकते हैं कि कैश सैलरी, नगद तनख्वाह का सिस्टम किया जाता है। टंका चलते थे उस टाइम, जीतल और टंका इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तो टंका आप कह सकते हैं एक घुड़सवार रखता था, जो सवार, एक फौजी, उसको 234 टंका साल के मिलते थे। अब 234 टंका उसको साल के मिलते थे, 19.5 के आसपास आप कर लीजिए, 19.5 टंका महीने के हो गए। अब अगर बात करें, अगर वो एक घोड़ा और रखता है तो उसको 78 टंका दिए जाते थे, उसको 78 टंका दिए जाते थे। इस तरीके से ये कैश सैलरी दे रहा है सुल्तान, इसको इस्टेब्लिश किया। अब अरीज मुमालिक, आपको पता है अरीज मुमालिक ऑफिसर था, दीवाने अर्ज था, जो आर्मी के लिए बनाया गया था बलबन के द्वारा। तो अरीज मुमालिक के अंडर ये सारी आप कह सकते हो आर्मी के वो डिसीजंस, अरीज मुमालिक इनकी ट्रेनिंग और ये इस सारे ट्रांसपोर्टेशन और इनके सारे सैलरी की जो डिस्पर्समेंट है उसको देख रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बिना इतनी बड़ी आर्मी रहेगी नहीं, तो इसने रेगुलर बेसिस पे ड्रिल करवानी आर्मी की शुरू करवाई, एक ड्रिल सिस्टम जो बाद में हम इफेक्टिवली हम नोट करेंगे, यूरोपियन पावर्स आती हैं तो उनकी आर्मी में। तो ये मध्यकाल में एक नई चीज थी, ड्रिल सिस्टम शुरू किया, रेगुलर बेसिस पर ड्रिल करवानी आर्मी की शुरू की। तो इस तरीके के इसने मिलिट्री के सुधार किए, सैन्य सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अब आपके सामने ये सवाल आता है कि अगर ये व्यक्ति इतने बड़ी आर्मी को ऐसे मेंटेन कर रहा है और ये अब 4.5 लाख की घुड़सवार बताए जा रहे हैं, ये टंके उनको दिए जा रहे हैं, ठीक है, लिहाज से सैलरी, अब इतनी बड़ी आर्मी है तो सैलरी कम है, लेकिन
फिर भी काफी पैसा हो जाता है, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए सुल्तान को एक बेसिक इस्टेब्लिशमेंट तो करनी होगी कुछ, जो बैकअप करेगी, जिससे ये इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन हो सके, इनको तनख्वाह दी जा सके, कैश की सप्लाई बन सके एक। तो वो सप्लाई कहाँ से आएगी? ये करेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या कह लो कि तनख्वाह कम दे रहे हैं तो कम तनख्वाह में सैनिक का गुजारा कैसे हो जाए, या एक व्यक्ति का गुजारा कैसे हो जाए, जिससे इसके खिलाफ लोग सिर ना उठाएं, रिवोल्ट ना हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे सल्तनत में। तो वो इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है। अब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक तो अलाउद्दीन खिलजी टैक्स बढ़ा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले अगर 1/3 था, यानी 33% टैक्स लिया जाता था, उसको बढ़ाकर कर दिया जाता है 1/2, यानी 50% के करीब टैक्स लिया जाता है। खर्च जो टैक्स है, खर्च जो है वो लिया जाता है 50% के करीब। कुछ ये भी सोर्सेज हैं कि मुसलमानों से ये 25%, 1/4 लिया जाता था। अब कहने का ये मतलब कि टैक्स में आप कह सकते हैं टैक्स ले रहा है, जमीन का जो रेवेन्यू है उससे, और कैश भी अलाउ, कैश में भी शुरू करवा रहा है कि टैक्स आप हो सके तो कैश में दिया जाए, तो और टैक्स 50% तक कर दिया है। लेकिन अब उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये देखिए कि जमीन की पहली बार मेजरमेंट कराकर, जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने बहुत इफेक्टिवली, और फिर अकबर के अंडर टोडरमल ने उसी को इम्प्लीमेंट किया था अच्छे तरीके से। वो चीज सोच कौन रहा है, उसको कर रहा है, उसको मेजर करा के जमीन को, जिसको मसाहत कहते हैं, जब्ती सिस्टम भी जब्त, और आप कह सकते हैं एक तरीके से मेजर करके, एक जो बीघा होता था उसके 20वां हिस्सा, बिस्वा बोलते थे उसको उस तरीके से डिवाइड करके, मेजर कर उसके हिसाब से रेवेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि कितना लगान लेना है जमीन की, कितनी जमीन इतने इलाके में कितनी फसल हो रही है, उस हिसाब से ये लगान निर्धारित होता था। तो ये पहला ये रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि लैंड मेजरमेंट करके, और लैंड मेजरमेंट करके रेवेन्यू ले कौन रहा है, आमिल नवसिंधा, ये कानूगो, आमिल नवसिंधा, और ये इस तरीके के जो अधिकारी हैं, रेवेन्यू अधिकारी, वो ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आता है खम्स। खम्स क्या था? खम्स था कि सेना कहीं जाती है, मध्यकाल का टाइम था, आज भी ये हो जाता है कहीं कहीं, तो लूटते थे नए जीते इलाके को, दुश्मन सेना को, वो घरों को लूटा जाता था और बड़ी लूट मिलती थी। तो वो जो लूट मिली है सेना को, उसमें पहले सुल्तान कहता था चलो 5 हिस्से हैं तो 1 मेरे को, 4 आपके, आपने लूटा, इतनी मेहनत की है, 1 मेरे को दे दीजिए, यानी कि 20%। अब लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे 1 दे रहा हूं तेरे को, चुपचाप 1 रख, 4 मेरे, यानी 80% तक खुद खम्स का हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया, कि एक्सट्रैक्ट किया। तो उससे क्या है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी का सार ये था कि गुजारा हो जाए, बस इतना भी कोई अमीर ना हो कि सिर उठा सके, और इतना भी आप कह सकते हो कि गरीब ना हो जाए कि वो आप क्लियर ही सर उठा दे, कि उसका डर ही निकल जाए, रिवोल्ट पे हो जाए। तो इस तरीके को बैलेंस किया गया था। तो खम्स को आप कह सकते हैं कि 4/5 हिस्सा, यानी 80% के करीब खम्स लिया गया जो टैक्स था, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसने बनाया दीवाने रियासत, मंडी सुधार की। एक बड़ी चीज जो इन मंडी सुधारों की थी, जो आपको याद रखनी है, वो था फिक्स्ड रेट, की मूल्य निर्धारित कर दिए चीजों के। मैंने कहा था कि आर्मी की कम तनख्वाह है, कम तनख्वाह में गुजारा करना है, तो भी चीजों के रेट फिक्स, इतने रेट पे तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। तो बड़ी चीज थी मध्यकाल में, आज से आप कह सकते हैं 700 साल पहले ये सुल्तान दिल्ली का इस तरीके के डिसीजन ले रहा है। तो उसके लिए बनाई गई मंडी, तो 3 तरीके की मंडी बनाई गई। अब वो 3 तरीके की मंडी कौन सी है, आपको याद रखना है। वो 3 तरीके की मंडी है, कपड़े की, पहली है कपड़े की, और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की, जो कोई भी बनी चीज है, जैसे अब ये डस्टर ये बना हुआ है लकड़ी से, लकड़ी इसका रॉ मटेरियल, लेकिन ये मेरे पास तो फिनिश प्रोडक्ट है, तो ये बनी हुई चीज है, मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये जो चीजें ऐसी बनी हुई चीज है, मैन्युफैक्चर्ड है, उनके लिए आप कह सकते हैं जो एक मार्केट डिसाइड की गई, एक मार्केट बनाई गई। दूसरा आप कह सकते हैं बनाई गई
खाने पीने की चीजों के लिए, अनाज के लिए, तो फूड मार्केट। ठीक, 2। और तीसरी मंडी बनाई घोड़ों के लिए। अब आर्मी है, सैनिक है, घोड़ों का व्यापार तो चलेगा, अरब से घोड़े आ रहे हैं, अरब देशों से घोड़े मंगाए जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, साउथ से भी घोड़े लाते हैं, क्योंकि अरब से व्यापार उनका पुराना चल ही रहा था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं हॉर्सेस, और उसके साथ साथ इन्होंने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मवेशी हैं, जैसे आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उन सब के लिए आप कह सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, ये एक अलग से मार्केट बनाई गई। अब ये 3 मंडियां बना दी गई। अब 3 मंडियों में व्यापारी आएगा, राइट, उसको आप कह सकते हो कि व्यापारी आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। दुकानदार होगा, अब दुकानदार को चीजें वो फिक्स प्राइस पे दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया है, तो उसके लिए बनाया जाए जी ये पूरे जो रिफॉर्म्स हैं, इनको जो सुपरवाइज करेगा, जो इन तीनों मंडियों को इस्टाब्लिश करवा रहा है, व्यापारियों का आप कंडक्ट देख रहा है, आप कह सकते हैं सारा लेखा जोखा जो देख रहा है, वो है दीवाने रियासत, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मैंने आपको कहा था कि जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए वो मैं आपको बताऊंगा। तो दीवाने रियासत, दीवाने रियासत बनाया गया। पहले दीवाने रियासत थे मलिक याकूब। मलिक तो मैंने आपको बताया टाइटल ही है, मलिक याकूब। अब मलिक याकूब जो है, मलिक याकूब दीवाने रियासत है, ये सारा काम वो देख रहे हैं कि इस चीज को हैंडल कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब एक और ऑफिसर की जरूरत पड़ती है जो इन पर मंडी के ऊपर शहना-ए मंडी, शहना-ए मंडी, शहना-ए मंडी बनाए जाते हैं इन 3 मार्केट पे अलग अलग हिसाब से। शहना-ए मंडी कौन थे, मलिक कबूल, मलिक कबूल। ये आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आई होप। मलिक कबूल शहनाई मंडी बनाए जाते हैं। शहनाई मंडी देखता था कि दुकानदार के पास सामान पूरा और वो सामान सही तरीके से वेट वगैरह, जो ये मुहत्सिब का काम भी करता था। मुहत्सिब का काम मलिक याकूब करते थे, दीवाने रियासत करते थे। मुहत्सिब बेसिकली, मुहत्सिब उलेमा के अंडर मैंने आपको लेक्चर में कराया था। मुहत्सिब का काम होता है मुसलमान डेली की लाइफ में शरिया को कितना फॉलो कर रहा है, डे टू डे रूटीन में इस्लाम किस तरीके से बोले, एक प्रकार का सेंसर था मुहत्सिब, डे टू डे कंडक्ट देखना। लेकिन यहाँ मुहत्सिब का काम मलिक याकूब मार्केट के लिहाज से कर रहे हैं, मंडी में डे टू डे क्या हो रहा है उस चीज को देखा जा रहा है। तो शहनाई मंडी भी इसको जब करता था तो उसको कहते थे सराय अदल, सराय अदल भी शहनाई मंडी को कह दिया जाता था। तो मलिक कबूल थे, ये देखते थे कि दुकानदारों ने कोई हेर फेर तो नहीं हो रहा, सही प्राइसेस पे रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि यहां भी कोई गुंजाइश रह जाए कि भाई कोई झोलमोल हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कि कोई गड़बड़ हो रही है, आपको प्राइस पे नहीं मिल रही चीज, ये भी करप्ट हो गए, ये मिल गए। तो एक ऑफिसर था बरीद-ए मंडी। अब बरीद नाम अगर सल्तनत काल के लिहाज से कभी बरीद सुनो तो जासूस की बात हो रही है। इसको जासूसी सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े इफिशिएंटली यूज किया था, तो बलबन ने इससे पहले बनाया था। तो आपको पता है बरीद-ए-मुमालिक याद हो तो वो जासूसी था। तो ये उस बरीद से आप याद रखें कि ये बरीद-ए-मंडी है, यानी मंडी की जासूसी कर रहा है कि मंडी के अंदर सुल्तान के हुक्म सही तरीके से माने जा रहे हैं कि नहीं। तो बरीद-ए-मंडी, बरीद-ए-मंडी भी था। अब ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। 4 अधिनियम लेके आया, उन अधिनियमों के तहत ये रूल लागू कराए और बरीद-ए-मंडी इस सारी जासूसी के देखता था। अब जो आमिल, कानूगो, नवसिंदा वैसे लोग थे तो उनकी तो हालत इतनी दयनीय थी कि उनको कोई कहते हैं कि उस टाइम रिश्ता नहीं करता था कि सुल्तान अगर इनको करप्शन इनका फाइंड आउट हो गया तो इनके साथ बहुत बुरी सजा दी जाएगी। अब व्यापारी यहाँ कपड़े ला रहे हैं तो उनको भी फायदा चाहिए, लेकिन फायदे का स्कोप खत्म है कि फिक्स रेट है।
तो उनको भी सपोर्ट किया गया। मुल्तान तब एक सेंटर था, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं व्यापार का तगड़ा सेंटर था मुल्तान। तो मुल्तान में जो व्यापारी थे उनको लोन दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ताकि वो सस्टेन कर सकें इस नए रूल्स के साथ। तो इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, ये मिलिट्री और आम लोगों दोनों तरफ एक बैलेंस करने के लिए कि नई रिवोल्ट ही ना हो, नई रिवोल्ट ना हो और मिलिट्री भी एक मेंटेन हो जाए, क्योंकि मिलिट्री से विक्ट्रीज हुई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दीवाने रियासत बनाया था और एक और डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने मुस्तखराज। अब उसका काम था कि अगर आप देखते हैं कि किस तरीके रेवेन्यू का, मैंने आपको बताया था कि टैक्स बढ़ाया था, लैंड को मेजरमेंट किया था, उस हिसाब से टैक्स लेने शुरू किए थे। तो वो कौन देखेगा वो डिपार्टमेंट, तो उसके लिए बनाया गया था दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज बनाया गया था। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका पूरा लेक्चर आपको कि बेसिकली बड़े बड़े डिपार्टमेंट कौन से होते थे, वो एक मेरा इसी चैनल पे लेक्चर दिया हुआ है सल्तनत काल के पीरियड में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव का इनके लिहाज से आप याद रखना है कि दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका काम था लैंड रेवेन्यू के जो डिसाइड करना कि कितना टैक्स लेना है, कोई बकाया रह गया कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। दीवाने रियासत का काम था मंडी सुधारों को तरीके से। अरीज मुमालिक का काम था सैन्य सुधारों को, और मिलिट्री का जो अरीज मुमालिक मिलिट्री का डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, वो बलबन के द्वारा चलाया गया था। दीवाने कोही पे कंफ्यूज नहीं होना, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। वो जब उसने मालवा में लोन तकावी रिंस देकर सपोर्ट किया था कि जिससे इनकम बढ़ सके किसान की, और वो लोन्स उसके रिकवर हो सके बाद में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने विक्ट्रीज की, रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता कहां से चलता है, या कह सकते हो कि उसके साउथ की जो विजय थी उनका हमें पता चलता है अमीर खुसरो की किताब खजाइन अल फतू, तारीख अलाई भी कहते हैं खजाइन अल फतू, जो किताब थी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो एक राइटर थे पर्शियन, बड़े राइटर माने जाते हैं। 8 सुल्तानों का काल देखा था, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस राइटर ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, टाइम पीरियड देखा था। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने किताब लिखी थी तारीख अलाई, आप कह सकते हैं खजाइन अल फतू। तो वो जो थी उसमें ये मलिक कफूर के साथ दक्षिण में गए थे, इनसे हमें इनके साउथ अभियानों की पता चलता है। खजाइन अल फतू, खजाइन अल फतू के साथ साथ जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही, जो उन्होंने फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान लिखी थी, लेकिन वो भी इसके बारे में जानकारी, उन्होंने 6 सुल्तानों का काल देखा। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही लिखी, तारीख फिरोज शाही। अब उसमें हमें पता चलता है साउथ अभियानों का। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी सोर्सेज पूछें तो अमीर खुसरो की खजाइन अल फतू, जियाउद्दीन खिलजी की जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही, और इसामी की फतू अस-सलातीन, इसामी जो था उसकी फतू अल सलातीन। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो एक प्रकार से आज का आप समझते हैं कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स तो बहुत होते हैं। तो बाकी मिनिस्टर थे मजलिसे आम, और जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो थे मजलिसे खास। तो ये सारा आपको बता दिया मैंने आपको इस लेक्चर में। अलाउद्दीन खिलजी का शुरुआती नाम था, ये जरूर आप नोट कर लीजिए, अली गुरशास्प। अली गुरशास्प इसका नाम था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नस्ल से तुर्क था, धर्म से मुसलमान था। और इस तरीके से ये खिलजी आपको विक्ट्रीज को आप 3 भागों में डिवाइड करोगे। मंगोल्स के सामने डिफेंस किया, राजपुताना और साउथ में ऑफेंस किया, अटैक किए। राजपुताना में क्रोनोलॉजिकली कैसे जीता, जिसमें आप कह सकते हो कि पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवान, फिर जालोर। और अगर साउथ की बात करोगे तो साउथ में पहले वारंगल, फिर देवगिरी, फिर होयसाला, दारसमुद्र के, और साउथ में कौन है, मदुरई सबसे एंड में वीर पांड्या को वहां जीता। रामेश्वर का मंदिर तोड़ा, वहां से दौलत बहुत मिली। और इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसने विक्ट्रीज की। गुजरात को 1299 में ही जीत लिया गया था। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सैन्य
अब उस चीज को सपोर्ट करने के लिए पैसा कहां से आया, सेना कहां से आई, तो सेना को कैसे इस्टेब्लिश किया, फिर उस सेना को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक सुधार क्या किए, 50% टैक्स कर लिया, खम्स में भी 80% लूट ली, खालसा लैंड जो खालिसा लैंड थी सुल्तान के डायरेक्ट अंडर आती थी उसका आधार बढ़ाया, हिंदू जमींदारों से छीन ली, पुराने जो रिलीजियस किसी को दान दी हुई थी वो छीन ली, आप कह सकते हैं पुराने इक्तादारों से छीन ली, तो डायरेक्ट इनकम को बढ़ाया गया। तो इस तरीके से फिर 3 मंडियों में फिक्स रेट निर्धारित किया गया, कपड़े की अलग, खाने पीने की अलग, जानवरों की अलग मंडियां बनाई गई, शहनाई मंडी नियुक्त किया गया और दीवाने रियासत बनाया गया जो ये सारा काम देखेगा, और दीवानी मुस्तक राज से टैक्स का काम सारा जो खेती के अंदर से टैक्स लिया जाता था उसको क्लियर किया गया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। आप उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस यहां कवर होंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब कर दीजिए।